दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाला आर्ट का पार्ट 2। इससे पहले पाल कला पे हमारा पार्ट 1 वीडियो लेक्चर आ चुका है और उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये हमारा सिग्मा एक्सपीरियंस चैनल बीपीएससी को डेडिकेटेड है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये है मेरा इंट्रोडक्शन। मैं खुद भी बीपीएससी मेंस लिख चुका हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री से है और मेरा एमए जो है वो हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से है। डिप्लोमा इन शिपिंग एंड पोर्ट मैनेजमेंट भी मैं कर चुका हूँ। तो ऑथेंटिसिटी के पर्पज से मैं बता देता हूँ, बट इस क्वालिफिकेशन के बेस्ड पे आप मुझे जज ना करें। पहले पूरा वीडियो देख लें, तब आप डिसाइड करें कि आपको चैनल पे बने रहना है, इसको फॉलो करना है या नहीं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप लोग आमतौर पे सुनते होंगे कि इसका तो सिलेबस समुद्र जितना है, अथाह है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा कुछ पता नहीं है। बट ऐसा वही लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी सिलेबस को एक नज़र देखा भी नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले कभी भी कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना लिमिट रखना है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो लोग एक-एक सब्जेक्ट पे पीएचडी भी कर लेते हैं, बट आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्ज़ाम में पूछे और आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि अरे! इसको तो कुछ नहीं आता था, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? उसका सिलेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि वो सिलेबस को पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ गया और वो अपना सिलेक्शन ले लिया। और कई लोग सिलेबस को ना तो अच्छे से समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देखते हैं और 5-5 साल तैयारी करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग सही जगह पे हैं। मैं पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन जो है वो पाल कला से रिलेटेड है और ये पूछ चुका है। ये इंग्लिश में है, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है। तो जो भी हमारे साथी हिंदी मीडियम के होंगे तो आपको चिंता नहीं करना है। देख लीजिए यहाँ पे विशेषता को पूछा है कि पाल कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। फिर यहाँ पे भी विशेषताओं का आलोचनात्मक यानी कि इसको क्रिटिकल एनालाइज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए पाल वास्तुकला जो आर्किटेक्चर है उसका फीचर पूछ रहा है कि मेन फीचर्स ऑफ पाल आर्किटेक्चर, और जो स्कल्पचर है उसका फीचर्स पूछा है। फिर नेक्स्ट में देखिए फीचर्स ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विथ बुद्धिज्म, तो उसके साथ क्या रिलेशन है। तो जब आप लोग इस लेक्चर को देख लेंगे तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग एड्रेस करने की स्थिति में होंगे। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएँगे। और मैं आपको फिर से बता दूँ कि इस लेक्चर का पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट 2 देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को निश्चित रूप से देख लेंगे तो सही रहेगा, बट फिर भी आप लोग इस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। आइए वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया, विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि ये हमारा पाला आर्ट चल रहा है। पाला आर्ट को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, आर्किटेक्चर, दूसरा है स्कल्पचर, तीसरा है पेंटिंग। यानी कि वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला। तो वास्तुकला में आर्किटेक्चर को हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया। आर्किटेक्चर में एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। आर्किटेक्चर में हमने विहार पढ़ा, चैत्या पढ़ा, उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर जो था वो पढ़ा और स्तूपा। तो हमने ये सारा देख लिया। अब आज की वीडियो में हम लोग स्कल्पचर और पेंटिंग को कवर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला। मूर्तिकला को जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ब्रोंज यानी कि कांस्य और दूसरा है स्टोन यानी कि पत्थर। तो जो मूर्ति जो है वो बनाया जाता था ब्रोंज। ब्रोंज जो है वो आप लोग देखेंगे कॉपर और टीन को जब मिक्स कर देते हैं तो उससे जो बनता है वो है ब्रोंज कहलाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट आते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्कल्पचर का। पाल काल के दौरान मूर्तिकला के क्षेत्र में जो है वो अभूतपूर्व विकास हुआ और जो गुप्त काल की मूर्ति कला परंपरा पाल शासकों के संरक्षण में एक नई ऊंचाई पर पहुंची। तो जो मूर्ति कला जो था वो गुप्त काल से ही डेवलप हो रहा था, बट वो धीरे-धीरे जो है वो नई ऊंचाई को प्राप्त हुआ कब? तो जो मूर्ति कला जो पाल कला के समय में वो एक नई ऊंचाई जो है वो अचीव किया। फिर यह मध्ययुगीन मूर्तिकला की एक पूर्वी शैली है। हमने आपको पहले पार्ट में मैप ड्रॉ करके आपको दिखाया था कि ये किस रीजन का बात हम लोग कर रहे हैं, जो बंगाल और बांग्लादेश का रीजन है। जो जब आप लोग मैप ड्रॉ कर देंगे तो वहाँ पे आपको जो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और बिहार का रीजन है, इस रीजन में जो है पाल शासकों का रूल था, तो वहाँ का बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक,
तो जब आप लोग मेंस में आंसर भी लिखेंगे तो इंडिया का मैप बना देंगे और उस क्षेत्र को जो है वहाँ पे डिनोट कर देंगे, तो जो इवेल्युएटर होगा उसको पता चलेगा कि हाँ आपका जो है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक पे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इस कला में पालों के अधीन बिहार और बंगाल की कई स्थानीय विशेषताओं को शामिल किया गया था। बिहार और बंगाल का जो भी स्थानीय विशेषता था उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कब का? तो 12th सेंचुरी का। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया आदि मठावासी मठवासी। दोस्तों ये महाविहार है, कई बार जो है ना हिंदी जो ट्रांसलेट होता है ना तो विहार जो लिखते हैं ना, विहार को ही यहाँ पे ये मठ लिख दिया। ठीक, तो विहार से जो है बड़ी संख्या में पत्थर और कांच की मूर्तियां जो है वो बनाई गई वहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस काल की अधिकांश मूर्तियां बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। तो किससे वो इंस्पायर्ड थे? तो बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड थे। बुद्ध के अलावा विष्णु, बलराम, उमा महेश्वर, सूर्य और गणेश जैसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी बनाई गई। तो हमने एक चीज देखा कि जो पाल रूलर्स जो थे वो पेट्रोनाइज करते थे ज़्यादातर बुद्धिस्ट को, बट ऐसा नहीं है कि उस समय पे सिर्फ बुद्धिस्ट का ही स्टेच्यू बना। उस टाइम पे अदर हिंदू देवी देवताओं का भी मूर्ति बना, कि जो विष्णु, उमा महेश्वर, सूर्य, गणेश इत्यादि एक्सेट्रा हम लोगों ने देखा। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस शैली की बेहतरीन मूर्तियों में एक महिला की मूर्ति, नालंदा से प्राप्त अवलोकितेश्वर की 2 खड़ी मूर्तियां शामिल हैं। तो इसमें फाइन जो प्राप्त किया गया है ये देखिए यहाँ पे दे दिया है कि एक महिला की मूर्ति है और उसके बाद अवलोकितेश्वर की 2 खड़ी मूर्तियां, जो स्टैंडिंग बुद्धा का है वो हमने इंक्लूड किया है, आगे वो आप लोग देख लेंगे। उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध और अर्ध परिकासन में बैठे अवलोकितेश्वर की सुचित्र बौद्ध मूर्ति जो है वो प्रमुख रहा है, और इसको जो है काले पत्थर की पटिया और कमल के आसन की विशेषता जो है ये रखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों ये इंक्लूड किया हूँ, ये दोस्तों यहाँ पे ये स्टैंडिंग मूर्ति है, ये किसी वजह से जो है ना थोड़ा पीडीएफ में कट गया, ये यहाँ से स्टैंडिंग बुद्धा है। और ये मुद्रा जो मैं बता रहा था आपको, ये अभय मुद्रा, ये ध्यान मुद्रा, कर्ण मुद्रा, जो बैठ के लोग तपस्या करते हैं ना, तो ये डिफरेंट मुद्रा है। आपको ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये आप लोग एक बार खुद से भी सर्च करके ये लिस्ट जो है आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका फिगर दे दे या पूछ दे कि अभय मुद्रा क्या होता है, ध्यान मुद्रा क्या है, तो फिगर दे देगा आपको, मैच द कॉलम भी दे दे, तो वहाँ पे भी आप लोग प्रीलिम्स में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि स्टैंडिंग जो है बुद्धा का स्टेचू जो है वो, और ये ध्यान मुद्रा वो भी हमने आपको दिखा दिया। और अब हम लोग आते हैं ब्रोंज स्टेचू पे। हम लोगों ने देखा कि स्टेचू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ब्रोंज स्टेचू था और दूसरा था स्टोन स्टेचू। तो जो हमारा पहला है वो है ब्रोंज। ब्रोंज के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब कॉपर और टिन को मिक्स कर देते हैं तो ब्रोंज जो मेटल है वो प्राप्त होता है। ठीक, अब और हम इसके बारे में पढ़ते हैं, और ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो देखते हैं आगे, कांस्य प्रतिमा के बारे में देखते हैं। इसे पाल काल की सर्वश्रेष्ठ कलात्मक उपलब्धि माना जाता है। किसको? तो कांस्य की मूर्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पाल काल की। और इसको जो बनाया जाता था वो कैसे बनाया जाता था? कास्टिंग मोल्ड, यानी कि जो एक फ्रेम में है उसको डाल के सांचे में और उसको जस्ट छाप देते थे, तो उसे सांचे में डालकर कास्टिंग देम इन मोल्ड, तो इस तरीके से उसको बनाया जाता था। और सजावट जो था, डेकोरेशन, वो प्रमुख थी, सजावट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और धीमन और बिठपाल, इन दोनों का नाम प्रीलिम्स में भी आपको पूछ लेगा कि धीमन और बिठपाल किस जो है डायनेस्टी से रिलेटेड थे, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये धीमन और बिठपाल जो थे वो नालंदा के निवासी थे, और ये काफ़ी प्रमुख मूर्तिकार थे। और किसके समकालीन थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो धर्मपाल और देवपाल, 2 रूलर्स जो थे उसके समकालीन थे। उसके टाइम पीरियड में ये लोग जो है मूर्तियां बनाते थे। कौन? तो धीमन और बिठपाल। नेक्स्ट आते हैं, इसकी तुलना जो है, जो पाला पीरियड का ब्रोंज स्टेचू है, इसकी तुलना जो है नटराज जो कि चोला पीरियड का है उससे भी इसका तुलना किया जाता है। आप लोग ऐसे पूछेगा नहीं बीपीएससी में, बट एक बार खुद से भी अगर क्यूरियोसिटी है तो नटराज का फीचर्स आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो एक नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर का बुक आता है, थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, बट आप लोग उससे भी नेट पे भी सर्च करेंगे तो डायरेक्ट वही पेज आपको दिख जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने, आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
इन काष्ठ मूर्तियों में बौद्ध और हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। ठीक, तो सिर्फ बौद्ध ही नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं उनका भी जो है वो मूर्तियां जो है वो बनाया गया। फिर ये काष्ठ मूर्तियां नालंदा, कुकरीहार, गया, सुल्तानगंज आदि स्थानों से मिली है। ठीक, ये जो स्टैंडिंग है ना बुद्धा, ये सुल्तानगंज में मिला था। आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है स्टैंडिंग मूर्ति। ये काफ़ी अच्छा है। इसको अंग्रेज जो है लूट के कहिए कि वो ऐसे लिख देता है बुक में कि कंजर्व किया गया है, प्रिजर्व किया गया। प्रिजर्व क्या, लूट के यहाँ से ले गया है। कल्चरली जो है वो लोग काफ़ी लूटा अंग्रेज। ये भी आप लोग जस्ट आपको लिखना नहीं है एग्जाम हॉल में, बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आते हैं, इस तरीके से हमने ब्रोंज स्टेच्यू को देख लिया और अब आते हैं स्टोन स्टेच्यू। तो पत्थर की जो भी मूर्ति थी उसके फीचर्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहला जो है काष्ठ के अलावा जो है पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती थी और ये किससे बनाई जाती थी, तो काले बसाल्ट जो पत्थर थे उससे। और ये पत्थर कहाँ से आते थे, संथाल परगना और मुंगेर से प्राप्त किया जाता था। इन मूर्तियों में अलंकरण पर जोर दिया गया, यानी कि सजावट पे, डेकोरेशन पे। हम लोगों ने इसमें ब्रोंज स्टेच्यू में भी देखा था कि सजावट, सजने धजने पे इनको जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस था। ठीक, तो अब ओवरऑल फीचर्स देख लेते हैं। ये हम लोग देख रहे थे, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि कई बार लेक्चर देखते देखते ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़ रहे थे। हम लोग देख रहे थे ये पाल आर्ट में 3 भाग में पाल कला को डिवाइड किया गया, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग। हम लोगों ने पार्ट 1 में आर्किटेक्चर कवर कर लिया। ये अभी हम लोग स्कल्पचर, ये मूर्ति कला देख रहे हैं। मूर्ति कला में 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक ब्रोंज में और दूसरा स्टोन में। तो हम लोगों ने ब्रोंज भी पढ़ लिया, स्टोन भी पढ़ लिया। और अब हम लोग मूर्ति कला का जो है ओवरऑल फीचर्स जो पूछेगा तो उस पे अब हम लोग नजर डालते हैं। आइए अब हम लोग फीचर्स ऑफ स्कल्पचर देख लेते हैं, ओवरऑल फीचर्स। यहाँ पे ये नहीं कि अगर जो ब्रोंज है ना, हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं, ब्रोंज का अगर पूछेगा तो ब्रोंज देना है, और अगर स्टोन पूछेगा तो स्टोन का पॉइंट लिखना है, और अगर जनरल फीचर्स पूछेगा तो दोनों को मिक्स करके आपको लिख देना है, क्योंकि एक एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन नहीं कर रहा है कि यही बताना है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं फीचर्स। पाल कला की मूर्तियां जो है वो गया और राजमहल से पाए जाने, राजमहल हिल का है, झारखंड वाला है क्षेत्र है वो। गया और राजमहल से पाए जाने वाले भूरे और काले बसाल्ट जो है वो हम लोगों ने ऊपर भी देखा, वहाँ के पत्थरों से बनी हुई थी। और अक्सर पाल कला की मूर्ति सामने वाले हिस्से को दिखाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो आगे का जो फेस वाला चेहरा है ना, आगे उसको ज़्यादा सजा धजा के अच्छे से दिखाया जाता था, बट पीछे वाला पार्ट जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाता था, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मूर्तियों के पतले और आकर्षक रूपों में पर्याप्त आभूषण और पारंपरिक सजावट पर विशेष जोर दिया जाता था। किस पे, तो आभूषण और ज्वेलरी और जो पारंपरिक जो सजावट है उस पर विशेष जोर दिया गया। फिर बिहार में मिली मूर्तियाँ जो है, इसका क्या फीचर था, इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे कि बिहार में मिली मूर्तियाँ बंगाल से मिली मूर्तियों की तुलना में अधिक मोटी और भारी थी। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, बिहार से मिली मूर्तियाँ अधिक मोटी और भारी थी। फिर नेक्स्ट आते हैं, फीचर देख लेते हैं। पाल कला की मूर्तियां जो है उस पे कुछ कुछ डेट अभी आप लोग देखते होंगे सिक्का पे या फिर कुछ भी, तो उस पे डेट वगैरह लिखा रहता था। तो वहाँ पे देख लेते हैं, पाल कला की मूर्तियों पर अभिलेख कुछ इंस्क्राइब्ड कर दिया जाता था, फिर डेट ये सभी लिख दिया जाता था। फिर नेक्स्ट है, पाल काल में बनी बौद्ध और ब्राह्मण यानी कि जो हिंदू से रिलेटेड गॉड्स गॉडेसेस थे उनकी मूर्तियां। शैली के स्तर पर समानता है, लेकिन हथियार, वाहनों और प्रतीकों के स्तर पर अंतर है। तो जो ऐसे जो बनाया जाता था मूर्ति वो देखने में तो लगभग सेम रहता था, बट आपको डिफरेंस कैसे पता चलता था, जो हथियार जैसे देवी देवताओं के हाथ में देखते हैं ना कि भगवान शिव हैं तो उनके हाथ में त्रिशूल है, माता दुर्गा के हाथ में भाला और ये तलवार वगैरह, तो उससे जो है ना डिफ्रेंशिएट कर पाते थे कि बुद्ध मूर्ति और जो हिंदू देवी देवता हैं, तो उसमें डिफ्रेंशिएट पैदा करता था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, पाल काल की मूर्तियों में मुख्य रूप से देवी देवताओं को दर्शाया गया है, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां प्रमुख हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये पहले भी हम लोग देखे थे कि सांचे में यानी कि मोल्डिंग में डाल के सांचे में ढलाई करके उसको बनाया जाता था। और मूर्तिकार मुख्य कौन थे, धीमन और विठपाल, वो कहाँ से थे, नालंदा से। और इसकी तुलना जो है वो चोल काल की मूर्तियां, कौन सी मूर्ति, तो नटराज की मूर्तियां जो है उससे भी इसको जो है कंपेयर किया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ये मूर्तियां मुख्य रूप से नालंदा, कुकरीहार, भागलपुर और बंगाल के कई क्षेत्र में पाई जाती है। फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया पेंटिंग। मैं फिर से
आपको रिकैप दे देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं पाल आर्ट। पाल आर्ट में हमने आर्किटेक्चर को कवर कर लिया, वो पहले ही वीडियो का पहला पार्ट आया था, उसमें हमने कवर किया था। और अभी हम लोगों ने स्कल्पचर को 2 पार्ट में ब्रोंज और स्टोन स्कल्पचर इसको हमने कवर कर लिया। और अब हमारा तीसरा और लास्ट पार्ट जो है वो पेंटिंग है। ठीक, आइए देखते हैं। तो हमारा तीसरा जो पार्ट है वो है चित्रकला यानी कि पेंटिंग। हमने पहले भी आपको बताया था कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग। पेंटिंग में देख लेते हैं पालाक पीरियड का पेंटिंग जो है इसको फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और दूसरा है वॉल पेंटिंग। इसी को हिंदी में पांडुलिपि चित्रकला और भित्ति चित्रकला यानी कि वॉल पेंटिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो जब आप लोग मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो इस तरीके का एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे। आपको विजुअली जो है इमेजिन करने के लिए ये फिगर में बना दिया हूँ। जैसे ये एक पेज है, पेज तो उस समय रहता भी नहीं था। जैसे कोई पत्ता है, ताड़ का पेड़ है या कोई भी छाल है, तो उस पे ये ऐसे एक बनाया, बीच में एक फिगर रहता था। और जैसे हम लोग नहीं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो एक कैप्शन डाल देते हैं, इससे उसको डिफाइन कर देते हैं क्या है किसके बारे में। तो उसी तरीके से जब मेनू स्क्रिप्ट जो होता था वो एक जैसे देवी देवता का बीच में फिगर बना दिए और कोई भी धार्मिक स्टोरी है तो इधर साइड में वो कहानी को लिख देते थे, ताकि फोटो भी देख लिए लोग और पता भी चल गया उसको स्टोरी के रूप में। तो उसी को ये मेनू स्क्रिप्ट पेंटिंग है। आइए फर्दर हम लोग डिटेल में इसको पढ़ते हैं। चित्रकला मुख्य रूप से तांबे की प्लेटों पर जो है उसको किया जाता था और जिसका उपयोग सजावट के लिए किया जाता था। ठीक, सजावट के रूप में जो है इसको उपयोग किया जाता था। चित्र में लाल, काला, नीला, सफेद के साथ साथ हरे और बैंगनी रंगों का भी उपयोग किया जाता था। ये नीला, काला, ये दोस्तों अगर आपको हिंदी में दिक्कत होता है, यहाँ देखिए यही सेम चीज़ जो है मैं इंग्लिश में भी ये दिया हुआ है। तो आपको ये वरी नहीं करना है कि अरे मेरा तो इंग्लिश मीडियम है। दोनों ही मीडियम में आपको दिया गया है और मैं बीच बीच में इंग्लिश को भी कवर कर रहा हूँ, हिंदी में भी कवर कर रहा हूँ, तो आपको उसके लिए चिंतित नहीं होना है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसके मुख्य उदाहरण अष्टसहस्रिका, प्रज्ञापारमिता और पंचरक्षा जो है वो वर्तमान में कहाँ पे, तो ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेनू स्क्रिप्ट पेंटिंग जो है वो पार्ट देख लिया, पार्ट 1। और अब हम लोग आते हैं वॉल पेंटिंग पे और म्यूरल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग कहाँ किया जाता था, तो टू डिपिक्ट वॉल केव्स, नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं दीवार पे करते हुए। कहाँ, तो पुराने ज़माने में जो गुफा रहते थे उसके केव्स, उस पे वो लोग बना देते थे। और क्या-क्या बनाते थे, तो फ्रूट्स, फ्लावर, एनिमल, ह्यूमन और ज्योमेट्रिक जो फॉर्म है प्रीडोमिनेंट पेंटिंग, यानी कि जैसे पेंटिंग बनाते थे ना तो उसका क्या-क्या फीचर रहता था, कुछ ऐसे त्रिभुज वगैरह, ये षटकोण बना दिए या स्वास्तिक टाइप का जो रिलीजियस साइन है वो सारा बनाते थे। फल फ्रूट, फूल बना दिए, एनिमल का फिगर, ये सारा जो है उसका फीचर्स था। तो ये आपको लिखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं, मेन एग्जांपल हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम सराय फोर्ट नालंदा। तो जो नालंदा में पाया गया है वो मुख्य उदाहरण है। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो नालंदा में ये देखिए, ये एक पिक्चर है वुमन का जो कि अप्लाइंग जो मेकअप लगा रही है और खुद के अपीयरेंस को जो है वो एडमायर कर रही है, तो वो दिखाया गया है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक बोर्ड पर एक महिला को मेकअप लगाते हुए और अपनी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए। अब महिला है तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना वो लोग ऑब्सेस्ड हैं मेकअप से। तो जो मानव मनोविज्ञान के साथ-साथ कला को भी दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया फीचर क्या-क्या थे वॉल पेंटिंग को। पेंटिंग में दोस्तों हमने पेंटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो था वो मैन्युस्क्रिप्ट था और ये दूसरा जो है वॉल पेंटिंग। तो वॉल पेंटिंग के भी फीचर्स को हम लोगों ने देख लिया। अब ओवरऑल जो जब फीचर्स आपसे पूछेगा तो दोनों को मिक्स करके आपको लिखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर सिर्फ वॉल पेंटिंग पूछेगा तो सिर्फ वॉल पेंटिंग के बारे में लिखना है। अगर मेनू स्क्रिप्ट के बारे में सिर्फ पूछेगा तो लिखना है। और अगर डायरेक्ट लिख दिया कि फीचर्स ऑफ पेंटिंग, तो आपको फीचर्स में सारा दोनों को मिक्स करके, तो वही पॉइंट हम लोग फिर से देख लेते हैं। सर्कुलर लाइन्स और जो है लाइट शेड जो है वो पाल चित्रों में गोलाकार रेखाएं और हल्के रंग के शेड मौजूद हैं। और यह एक जो है नेचुरल, वो देख लेते हैं यहाँ पे, ये स्वाभाविक शैली है। और यह एक स्वाभाविक शैली है समकालीन
जो समकालीन कांस्य और पत्थर की मूर्तिकला के आदर्श रूपों में भी पाई गई है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ, इस शैली के चित्रों में अजंता के चित्रों की तरह फ्लैशी और सॉफ्ट फिगर जो है वो है। फ्लैशी थोड़ा मोटा ताजा तगड़ा इस तरीके का, और ये देखिए यहाँ थोड़ा-सा ये मिस्टेक हो गया है, जो ट्रांसलेट हो रहा था ना उसमें, तो फ्लैशी है, ठीक? आप लोग देख लेंगे एग्ज़ैक्ट कि इसका क्या है मीनिंग। कोमल आकृतियाँ जो है वो पाई जाती हैं और इनकी मुद्राएँ और भाव भी अजंता के समान हैं। तो सिमिलैरिटी एक लोग आप दिखा देंगे कि चित्रकला जो है पाल कला का अजंता से थोड़ा बहुत मेल खाता है और ये उनकी मुद्राएँ और भाव भी अजंता के समान हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, इस शैली के चित्र जो है तार के पत्तों पर बनाए जाते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र कागज के बीच में सजाए जाते हैं और किनारों पर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता है। हमने पहले भी आपको डायग्राम बना के बताया था। एक डायग्राम में आपको पहले दिखाया था कि ये ऐसे है, बीच में फिगर बना हुआ है ऐसे, और यहाँ पे कुछ-कुछ लिखा हुआ है, ठीक? वही यही पॉइंट है यहाँ पे कि तार के पत्तों पर बनाए जाते थे, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र कागज के बीच में बनाए जाते हैं और किनारों पर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता है। तो बीच में फिगर रहेगा और साइड-साइड में उसका उसके बारे में कहानी क्या है, वर्णन उसका किया जाता था, ठीक? और प्राइमरी कलर जो इन चित्रों में बनाने में लाल, नीला, काला और सफ़ेद का उपयोग प्राथमिक रूपों से, यानी कि प्राइमरी कलर जो है ये, और सेकेंडरी कलर में हरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी और ग्रे कलर का उपयोग किया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है फीचर्स में, पाल चित्रकला पर बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का, किस शाखा का? तो वज्रयान का। आप लोग देखते होंगे, जब प्रीलिम्स में भी पढ़े होंगे कि जब हम लोग बुद्धिस्ट का स्टडी करते हैं तो उसके अलग-अलग सेक्ट थे, हीनयान, महायान, थेरवादी, ये सारा जो है उसके फीचर्स हैं। तो किससे? तो वज्रयान शाखा का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है, ठीक? और अब हम लोग आते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन वेरियस फॉर्म्स ऑफ पाल आर्ट। तो पाल कला पे बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट था, क्या-क्या प्रभाव था, वो हम लोग देखेंगे इस पॉइंट में। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि पाल रूलर्स जो थे, पाल शासक जो है, वो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऑब्वियसली वो उसको ज़्यादा पैट्रोनाइज़ करते थे। तो स्वाभाविक रूप से कला के विभिन्न रूप बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कला, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और भित्ति चित्रों के सभी रूपों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट, वास्तुकला के तहत बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में महाविहार का निर्माण किया गया। तो महाविहार जो है, यहाँ पे भी फीचर्स आप देख सकते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो महाविहार वहाँ पे रहते थे, और चैत्या जो है वो पूजा स्थल भी उनका वहीं होता था। तो विहार और चैत्या ये भी दोनों फीचर्स है, ठीक? फिर नेक्स्ट है, हमने पहले ही देखा कि शिक्षा और निवास, तो वहाँ पे वहीं पे रहते थे और पढ़ाई भी करते थे। उसके अलावा चैत्य और स्तूप ये भी थे, जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक स्थल थे, ठीक? तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो स्वाभाविक है कि उसी पे ज़्यादा उनका फ़ोकस रहता था, और जिसका कि प्रभाव वास्तुकला, चित्रकला इन सभी में देखा गया। महाविहार जो है वो फीचर्स था, उसके बाद वहाँ पे रहते थे, और पूजा स्थल भी था, तो महाविहार का एग्ज़ाम्पल था। फिर चैत्य स्तूपा हम लोग पहले भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, अधिकांश मूर्तियाँ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उसके बाद बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, तारा आदि की मूर्तियाँ नालंदा, बोधगया, कुकरीहा, राजगीर, भागलपुर आदि स्थानों से मिली है। तो ये सारा प्लेस जो है ना, सारा याद रहे ना रहे, 2-3 आप लोग याद कर लेंगे, मेंस में उसको मेंशन कर देंगे। पाल काल की चित्रकला में पांडुलिपियों में बनाए गए चित्र अष्टसहस्रिका, प्रज्ञापारमिता और पंचरक्षा के मुख्य उदाहरण हैं। ये दोनों नाम जो है ना, ये आपको याद रहना ही चाहिए। तो कौन-सा नाम है? पाल कला की चित्रकला में पांडुलिपियों में बनाए गए चित्र अष्टसहस्र अष्टसहस्रिका, प्रज्ञापारमिता और पंचरक्षा के मुख्य उदाहरण, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये हम लोग जो है वो इन्फ्लुएंस देख रहे हैं कि बुद्धिस्ट का जो है धर्म का इन्फ्लुएंस कैसे उसके विभिन्न पाल कला के विभिन्न रूपों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, तो जो भी उसके फीचर्स थे उस पे बौद्ध का इन्फ्लुएंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक? नालंदा के सराय स्थल से भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें ग्रेनाइट पत्थर पर बोधिसत्व,
जमहला आदि के चित्रण के साथ साथ ज्यामितीय आकार भी पाए गए हैं। कहाँ से? तो नालंदा के सराय स्थल से। नेक्स्ट आते हैं, कल्चरल जो है सिंक्रोनाइजेशन वो भी देखा गया है। ब्लेंड था किसका किसका? तो हिंदू और जैन एलिमेंट्स वो भी ब्लेंड था, यानी कि दोनों को मिक्स करके उन दोनों का प्रभाव जो है कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन में देखा गया। उसका भी प्रभाव, दोनों का प्रभाव था। संरक्षण और समर्थन देख लेते हैं। तो हमने पहले भी देखा कि पाल जो शासक थे वो खुद बौद्ध धर्म को मानते थे, तो राज धर्म के रूप में जो भी धर्म को राजा मानेगा, ऑब्वियस सी बात है उसको डोनेशन ज़्यादा मिलेगा, उस पर फोकस ज़्यादा रहेगा, राजकाज में भी इन्फ्लुएंस रहेगा उन लोगों का। उनके काल में मंदिरों की छतें बौद्ध स्तूप अंडा शैली की तरह हैं, जिसमें बंगला छतें कहा जाता है। ठीक, तो उसको बौद्ध स्तूप का ये देखिए यहाँ पे ये रूप छत इससे बना हुआ होता था। उन्होंने गोंडा के शशांक द्वारा नष्ट किए गए बौद्ध स्थानों को पुनर्जीवित किया। तो जो जैसे जो शशांक, हम लोग प्रीलिम्स में भी फैक्ट पढ़ते हैं कि शशांक जो है बौद्ध और ये एक वृक्ष था, उसको वो लोग उखाड़ दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। तो आदित्य सेन जो था उसके बाद उसको जो है फिर से हराया था शशांक को बाद में। आदित्य सेन या ऐसे कुछ था, आदित्य सेन। तो हम लोग प्रीलिम्स में भी ये फैक्ट पढ़ते हैं, शशांक के द्वारा जो है बौद्ध जो बोधि वृक्ष था ना उसको नष्ट किया गया था। तो शशांक द्वारा जो भी नष्ट किया गया था उस स्थानों को भी ये लोग जो है फिर से रिहेबिलिटेट किया था, उसको भी इन लोगों ने पुनर्जीवित किया था। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक और समन्वय। हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था कि कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन, हिंदू और जो जैनिज्म है उसका भी इन्फ्लुएंस देखा जाता है। यह समन्वय विशेष रूप से मूर्तियों की प्रतिमा विज्ञान और शैलीगत विशेषताओं में स्पष्ट है। ठीक, अब हम लोग क्रिटिकल एनालाइज देखेंगे कि बोल देता है कि आलोचनात्मक जो है वो टिप्पणी कीजिए, कि आलोचना करते हुए उसके बारे में क्रिटिकल एनालाइज कीजिए। यहाँ देख लीजिए, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक, तो हमारा जो पहला पॉइंट है एक्सेसिव यूज ऑफ ब्रिक्स इन आर्किटेक्चर। तो जो ईंट है उसका कुछ ज़्यादा ही यूज किया गया आर्किटेक्चर में, तो इसका एक नुकसान ये होता है कि ड्यूरेबिलिटी उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे घर में भी आसपास की ईंट बना हो 40-50 साल के बाद जो है वो थोड़ा खुद ही जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, झड़ जाता है आसपास से। ठीक, तो इसके लिए ब्रिक्स इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ, ज़्यादा ही ईंट का प्रयोग किया गया। फिर है नो मोर इम्फेसिस ऑन फ्रंट पार्ट पे ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया, बट जो बैक पार्ट पोर्शन था उस पर उतना फोकस नहीं किया गया। नेचुरल ब्यूटी जो है वो विजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑर्नामेंटेशन, ज्वेलरी, मेकअप, इन सब पे उनका इम्फेसिस कुछ ज़्यादा ही पड़ गया था। प्रीडोमिनेंस ऑफ ऑर्नामेंटेशन, वही पॉइंट है कि ऑर्नामेंटेशन पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया था, ज्वेलरी ये सारा क्लियर जो है वो उसमें विजिबल है कि कुछ ज़्यादा ही यूज किया गया है। फिर एक्सेसिव इम्फेसिस ऑन रिलीजियस थीम्स, जो सेकुलर थीम्स, जैसे हम लोगों ने मौर्या में देखा था कि सेकुलर थीम्स कई सारे थे, तो यहाँ पे सेकुलर थीम्स उतना नहीं देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा ही इसमें एक्सेसिव इम्फेसिस ऑन जो धार्मिक जो विषय था उस पर अत्यधिक जोर दिया गया है और स्थानीयता को कम महत्व दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ मूर्तियाँ जो है ये हम लोग क्रिटिकल जो है विश्लेषण कर रहे हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ मूर्तियाँ जो है वो धार्मिक और सहिष्णुता का आभास कराती है, इंटॉलरेंस दिखाती है। कई बुद्ध प्रतिमाओं में हिंदू देवी देवताओं को का अपमान करते हुए दिखाया गया है, जो कि सहिष्णुता और समन्वय जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है वो इसमें दिखाई नहीं देता है। कुछ बताया गया है, आप लोग जनरल स्टेटमेंट इसको नहीं लिखेंगे, बट जब आप लोग आलोचना करेंगे तब लिखेंगे, जिसमें कि मौलिकता की कमी दिखाई देती है, कुछ हद तक धार्मिक कट्टरता का भी प्रभाव दिखता है। लेकिन अगर जब हम लोग सावधानी पूर्वक जांच के बाद यह कहा जा सकता है कि पाल शासकों ने विभिन्न कलाओं को संरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उसमें जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ था, समन्वयता, हिंदू और जो जैनिज्म है वो भी एलिमेंट है, यानी कि फुल्ली जो है उसको बाइकआउट नहीं किया था। और लास्ट में है कि साथ ही समकालीन जीवन को भी इस कला में चित्रित और लघु चित्रकला शैली का विकास अपने प्रारंभिक रूप में इसी काल में हुआ, क्योंकि हम लोग मेडिवल पीरियड में देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग, तो ये यहीं से इवॉल्व होके जब मेडिवल पीरियड ये जहांगीर अकबर के टाइम पे, उस टाइम पे वो अपने पीक पे था।
तो वही वही पॉइंट है कि समकालीन जीवन भी, साथ ही समकालीन जीवन भी इस कला में चित्रित है और लघु चित्रकला शैली जो मिनिएचर जो पेंटिंग है वो प्रारंभिक रूप में, यानी कि जो स्टार्टिंग फेज था वो यहीं से था, और मध्यकालीन में जैसे जहांगीर और अकबर के टाइम में वो पूरा प्रोमिनेंट हो गया। तो अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष। पाल कला पहले से प्रचलित कला परंपरा से प्रेरित थी। तो हम लोगों ने देखा था कि गुप्ता पीरियड हो या फिर मौर्यन पीरियड हो, उन सभी से जो है ये लोग इंस्पायर्ड होके वही इवॉल्व होके फर्दर जो है अपने पीक लेवल पे आते-आते जो है यहाँ तक पाल कला में बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गया। इसमें आधुनिक नवीनता की कमी है, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण में यह समकालीन जीवन का महान चित्रण करती है। तो इसमें मॉडर्नाइजेशन का जो है अ, कमी दिखता है, बट फिर भी जो है ये समकालीन उस समय का जो कंटेम्पररी लाइफ, जैसे कि हम लोग अभी 2025 में हैं, तो ये हमारा कंटेम्पररी क्या हो गया, हम लोगों का समकालीन क्या हो गया, जैसे हम लोग, जैसे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, तो हम दोनों जो है ये समकालीन है, ठीक उसी तरीके से कंटेम्पररी मतलब कि उस टाइम के जो भी आर्ट एंड कल्चर हैं, तो उसका महान चित्रण किया गया, ठीक। पालो ने त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई और इसके साथ ही बिहार की समस्त कला परंपरा में योगदान दिया। तो ये पॉइंट कह रहा है कि जो पाला रूलर्स जो थे वो त्रिपक्षीय, जो जब आप लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पे आता है एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जिसमें कि पाला हैं और उसके बाद गुर्जर प्रतिहाराज हैं और साउथ में राष्ट्रकूटाज हैं, ठीक। तो इन तीनों में जो है संघर्ष बिल्कुल चलते रहता था, उसी को कहते हैं, ये बहुत ही फेमस है, जब आप लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे प्रीलिम्स में, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक। तो यहाँ ये पॉइंट बोल रहा है कि उन लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग तो लिया ही, साथ ही सिर्फ लड़ाई ही नहीं किया बल्कि आर्ट और कल्चर इन सब पे भी, समृद्ध कला परंपरा में भी योगदान दिया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से उसको एड्रेस करेंगे। ये सारा स्टेप है 10 स्टेप में। पहले स्टेप में पहले क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपरली पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी कीवर्ड्स रहेगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे। अभी हम लोग ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग, पहले दिमाग में तुरंत, ये नहीं कि 10 मिनट सोच ही रहे हैं, 4 से 5 सेकंड के अंदर सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब आप लोग पढ़े टॉपिक आया, जस्ट आपको एक जो है दिमाग में सोचे और लिखना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद है चौथा स्टेप है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, रेडीमेड होना चाहिए। जो भी हमने इस पीडीएफ में आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो भी निष्कर्ष है वो दिया है, वो आपको बार-बार जो है खुद से एक अलग से नोट आप रखेंगे, जिसमें कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का नोट्स बनाते रहेंगे, एक-एक आधा-आधा पेज का इंट्रोडक्शन रेडीमेड बना के रखेंगे और आप लोग उसको रट लेंगे पूरा। देखिए, रटने का यहाँ पे मेरा ये सेंस है कि जैसे मान लीजिए आपको तो आता है अगर पढ़ लिए, बट वहाँ पे सोचने का समय नहीं है। रटने का मतलब ये है कि इतना बार आप प्रैक्टिस कर लिए कि वो आपको रटा जाए। तो वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आया आप लोग जस्ट लिखिए, दिमाग और हाथ दोनों चले। रटने का मतलब ये नहीं है कि कंसेप्ट तो आपको समझ में आया है और लीक भी नहीं है। बट वहाँ पे मेंस जो है सारा खेल है टाइमिंग का। तो आपको 5 मिनट के अंदर लिख भी देना है, लिख के हट जाना है, ठीक? फिर नेक्स्ट है, जब शॉर्ट आंसर रहेगा, तो ये देखिए मैं बताया हूँ कि इंट्रो और कंक्लूजन जो है 1 से 2 सेंटेंस में भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये शॉर्ट आंसर दिया, इतना बड़ा आपको पेज रहेगा। शॉर्ट आंसर में 2 ही पेज देता है मेंस में, तो ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ इतना दूर आपका क्वेश्चन रहेगा, फिर यहाँ आपने इंट्रोडक्शन दे दिया और ये कंक्लूजन दे दिया। कई बार आपको टाइम भी नहीं मिला, देख लीजिए यहाँ। जो जब आपको शॉर्ट आंसर में पूछेगा तो टू द पॉइंट, क्योंकि इतना सारा जो जो हम लोग आर्किटेक्चर पढ़े हैं, पेंटिंग पढ़े हैं, फिर सेकेंड वाला क्या था, तो जो तीनों पढ़े हैं, तो तीनों शॉर्ट आंसर में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी एक डायमेंशन आपसे पूछेगा कि आर्किटेक्चर बताइए, या फिर जो भी उनका पेंटिंग है या फिर स्कल्पचर है, मूर्ति कला, वो बताइए। तो तीनों में से कोई भी एक पूछेगा, तो आपको इंट्रोडक्शन उसी हिसाब से देना है और टू दी पॉइंट रहना है। जो पूछा वही बताना है, फालतू का कि ये नहीं कि आपको बहुत आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, जितना पूछा उतना ही जवाब दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखने लगेंगे, एक ही आंसर आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो जितना पूछा जस्ट उसको एड्रेस कीजिए, आगे बढ़िए। नंबर ऑफ पेज तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेंस में आपको शॉर्ट आंसर में 2 पेज मिलता है। 1 से डेढ़ पेज में कोशिश कीजिएगा कि खत्म हो जाए, तब जाके जो है आपका सारा
जो है क्वेश्चन आप लोग लिख पाएंगे। फिर है नेक्स्ट डायग्राम और फ्लो चार्ट। तो जो आप लोग आंसर लिखेंगे उसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट तो रहना ही चाहिए, और आंसर ऑल क्वेश्चन कम से कम तो एक पेज में आपको लिखना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज रहता है, उससे ज़्यादा तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर टाइम नहीं बचा है तो कोशिश करेंगे कि ऐसे इंट्रो और कंक्लूजन रहना ही चाहिए, बट अगर बहुत समय एकदम खत्म हो गया, 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन शॉर्ट आंसर में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और बिल्कुल ही एकदम 5 सेकंड है, आप एकदम समय नहीं बचा, पूरा लग रहा है कि क्वेश्चन छूट जाएगा, तो 2 पेज है तो कैसे भरेंगे? एक छोटा-सा ये डायग्राम बना दिए, जस्ट ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 करके तुरंत एक छोटा-सा डायग्राम फ्लो चार्ट बना के सारा फीचर्स लिखिए, बस हो गया। तो ये 5 सेकंड में भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कि क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर कीवर्ड होगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा-सा सोच लेंगे 4-5 सेकंड। उसके बाद इंट्रो इंट्रो और कंक्लूजन आपको रेडीमेड रखना है, एक अलग से नोटबुक बनाएँगे, उसमें इंट्रो कंक्लूजन हर टॉपिक का, जैसे चंपारण रिवोल्ट है, उसका इंट्रो और कंक्लूजन एक पेज में, उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहेंगे, एकदम रटा आ जाएगा तब तक। फिर नेक्स्ट है वो इंट्रो कंक्लूजन हमें टू द पॉइंट आंसर देना है 1 से 1.5 पेज में, फिर डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारा रहा। आइए अब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इस सारे 10 पॉइंट को अप्लाई करके मैं आपको आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एग्जाम में मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन फीचर्स ऑफ पाला आर्ट, ठीक? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मैं आपको बताया था ना कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन क्या करेंगे? यहाँ पे मेन फीचर पूछ रहा है, ठीक? इसको अंडरलाइन कर दिए, ताकि जब आप आंसर लिखेंगे, कई बार क्या होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आप क्वेश्चन पढ़े भूल जाएँगे, लिखते-लिखते दूसरा ही चीज़ कुछ लिख देंगे। तो आप अगर जब ये अंडरलाइन किए रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि किस दिशा में जाना है। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ पाला आर्ट। तो कई बार क्या होगा, आप लोग पढ़ लिए और यहाँ पे फीचर्स देखिए, धड़ाधड़ फीचर्स लिखना स्टार्ट कर दिए, लेकिन वैसा नहीं करना है। यहाँ पे फीचर्स तो पूछ रहा है, बट क्या पूछ रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक? तो उस तरीके से आपको यहाँ पे क्रिटिसिज्म करते हुए, जो हमने वीडियो लेक्चर में देखा ना कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है सैलिएंट फीचर्स, तो फीचर्स तो लिखना ही है, वो क्रिटिकली एग्जामिन करके। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सारा देख लिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 2 लेक्चर में हमारा पाला आर्ट जो है वो सारा कवर हो गया, और लास्ट में ये हमारा सिग्मा स्टूडेंट चैनल है, इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको इस पीडीएफ अगर चाहिए इस लेक्चर का, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, कोई भी मीडियम हो आपको चिंता नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट स्कैन करके जा सकते हैं, या फिर ये इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो यहाँ से आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।